afternoon, everyone. Now we're going to start with this. First of all, a very warm welcome. Uh, सबसे मेन चीज़ है जब हम अपने बच्चे के साथ कुछ भी काम करते हैं, चाहे एज अ थेरेपिस्ट या एज अ पेरेंट, जब हम एक बच्चे के साथ काम करते हैं तो जब तक हम उसको होलिस्टिकली सारी चीज़ें नहीं जानते हैं या होलिस्टिकली हर चीज़ पे काम नहीं करते हैं, तब तक हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि बच्चा पूरी तरह से कंडीशन से बाहर आएगा। तो इस तरह की वर्कशॉप इसमें बहुत हेल्प करती है, इस अंडरस्टैंडिंग में बहुत हेल्प करती है। बिकॉज एज अ प्रोफेशनल भी हम लोग सब कुछ जानते हैं, लेकिन अपनी फील्ड का हमें दूसरे की फील्ड का जानने का भी बहुत ज़रूरत है। तो इसीलिए ये ट्रेनिंग पेरेंट्स और प्रोफेशनल्स दोनों के लिए ही आई वुड लाइक टू अपलोड जो भी प्रोफेशनल्स या पेरेंट्स इसमें ज्वाइन कर रहे हैं हमें, बिकॉज यानी कि वो उसका वैल्यू अंडरस्टैंड करती हैं। जो लोग भी अपने बच्चे की होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए उस गोल को सीख करते हैं, वो इन चीज़ों को ज्वाइन करते हैं, साथ साथ धीरे धीरे अप्लाई करते हैं। तो माय रिक्वेस्ट है कि जो भी चीज़ें आप आज सीखोगे उनको पॉइंट वाइज नोट जरूर करें, ताकि आप अपनी प्रैक्टिस में आप अपने बच्चे के साथ घर पे उन चीज़ों को अप्लाई करें। आज का हमारा टॉपिक है स्पीच डिले और लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज में रिसेप्टिव एक्सप्रेसिव दोनों पार्ट्स को हम लोग कवर करेंगे। स्पीच डिले क्या है? ज़्यादातर जब भी हमारे पास बच्चे आते हैं, पेरेंट्स की एक ही कंप्लेंट होती है कि हमारे बच्चे का स्पीच डिले है, राइट? लेकिन लैंग्वेज के बारे में कोई बात ही नहीं करता, बिकॉज शायद वो डिफरेंस ही किसी को पता ही नहीं है कि स्पीच क्या है, लैंग्वेज क्या है, डिलेस क्या है, या क्या एक नॉर्मल डिले है, क्या एक कंडीशन है। तो वो चीज़ जानना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग पहले आज की क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, जस्ट लेट्स गो थ्रू दैट। स्पीच डिले एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट फर्स्ट थिंग, देन स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन, how we as a child acquire language, then receptive and expressive language, and activities to improve receptive and expressive language. This one is the most important part for a parent, but these three parts are most important for everyone as a therapist, as a parent, because we should know like what we are going to do. हम किस चीज के लिए काम करने जा रहे हैं, पहले हमें वो पता होना चाहिए। ओके, तो स्पीच एंड लैंग्वेज है क्या? When we talk about speech, speech है जो हमारा वर्बल आउटपुट है, जो भी हम बोल रहे हैं, जिसमें हम सिर्फ वर्ड का यूज कर रहे हैं। अगर मैं एक छोटा बच्चा है, अगर वो पापा, दादा, बाबा या कोई भी वर्ड बोल रहा है तो वो स्पीच है। लेकिन अगर वही बच्चा ये वर्ड बोल रहा है लेकिन समझ नहीं पा रहा है, उन चीज़ों को सुन नहीं रहा है, ध्यान ही नहीं दे रहा है, या उस चीज़ को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है, तो उसके पास लैंग्वेज नहीं है। तो दिस इज द डिफरेंस। सिर्फ वर्ड का होना इज स्पीच और अंडरस्टैंडिंग का होना इज लैंग्वेज। लैंग्वेज जब हम यहाँ पे बात करते हैं कि एक सिस्टम है जिसमें हम वर्ड को कम्युनिकेशन के लिए यूज कर रहे हैं, विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। सिर्फ मेरे पास 100 वर्ड्स की वोकैबुलरी हो सकती है, बट अगर मैं उससे अपनी बात ही नहीं किसी के सामने रख पा रही हूँ, मैं इतना तक नहीं बोल पा रही हूँ कि खाना चाहिए या पानी चाहिए, तो मेरी उस वर्ड का, उस स्पीच का कोई फायदा नहीं है। देन इसमें जब हम लैंग्वेज की बात करते हैं तो लैंग्वेज पे सिर्फ वर्ड्स नहीं आते हैं, लैंग्वेज में आता है स्पीच का पार्ट, यानी कि वर्ड्स प्लस जेस्चर्स प्लस कोई भी तरीका जिससे हम दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, इवन चाहे वो राइटिंग ही क्यों ना हो। राइटिंग भी एक पार्ट ऑफ लैंग्वेज है जिससे हम अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं। सो स्पीच और लैंग्वेज डिले जब हम बात करते हैं तो उसके लिए हम पहले एक वीडियो देखेंगे जिसमें वो डिफरेंस शो किया गया है। Most children make mistakes in their speech during the first 2 years, but then about 3 years old, most children make mistakes in their speech during the first 2 years, but by about 3 years old, most children can already be understood by their parents, main caregivers, or even their older siblings. Example, most 3-year-olds can start to talk in simple phrases.
and sentences and will usually be able to let you know what they want in most situations. Some 3-year-old children can speak very clearly, while others can still be using baby talk. What should be a language milestone at this age range is that your 3-year-old should be able to understand 1,000 or more words that they can understand. Place words, like when you say put it under, on, beside, at the back, or over. And they can ask lots of questions. Who, what, when, where, why. That they can talk about what happened yesterday and what's about to happen tomorrow. So, speech disorder is when children have difficulty pronouncing sounds in words, making their speech difficult to understand, or yung nabubulol. Some children with a speech disorder may actually understand words and sentences well, but just have difficulty in pronouncing them. Some speech disorders will happen when a child has a physical problem, like for example, a cleft palate or a cleft lip, which will make it hard for the child to create the sounds of speech. Others may also have trouble because of deafness or accuracy. Now, we have to remember speech disorder is different from a language delay, which may be a sign of a developmental language disorder. Children with this disorder have difficulties in both understanding and speaking, in both expressive and receptive language. So, the signs to watch out for are difficulties in saying first words or learning words, putting words together to make sentences, building vocabulary, and understanding words or sentences. Some language delays are associated with conditions like autism spectrum disorder, Down syndrome, or deafness and hearing impairment. Children with speech disorders don't necessarily have language delay. And likewise, not all children who have language delay have problems with speech. Hence, diagnosis is very important. Remember, starting 3 years of age, children with speech disorders can understand words and sentences well and form sentences correctly, while children with a language delay might use very few words for their age and may not understand what you are saying. वीडियो में हमने देखा कि स्पीच और लैंग्वेज में सबसे पहला डिफरेंस बहुत बड़ा डिफरेंस है क्योंकि हम हमेशा स्पीच के पीछे भागते हैं हमें लगता है कि बच्चा बोलेगा क्या तब वो मम्मा पापा पानी दूध ये सब बोलना शुरू करेगा बट हम लैंग्वेज भूल जाते हैं लैंग्वेज है जब बच्चा समझ रहा है और हमें सुन रहा है हमें अपनी बात कम्युनिकेट कर पा रहा है चाहे इशारे से फिर वो साथ में वर्ड्स को यूज कर रहा है तो एक होलिस्टिक कम्युनिकेशन हो पा रहा है सो हम इसलिए एज अ थेरेपिस्ट हमेशा सबसे पहले बच्चे की अंडरस्टैंडिंग पे काम करते हैं कि वो समझना शुरू करें कि क्या बोल रहे हैं ये मम्मा है वो ये समझेगा नहीं तब तक आपको आती है मम्मा बोलेगा कैसे वो मम्मा मम्मा एक वर्ड बोल सकता है बट मम्मा को जाके मम्मा बोले के पहले मम्मा को समझना पड़ेगा मम्मा को पहचानना पड़ेगा है ना तो अब क्या है कि किसी के पास स्पीच हो सकती है फिर भी लैंग्वेज ना हो ये हो सकता है पॉसिबिलिटी लेकिन लैंग्वेज नहीं है उस टाइम पे स्पीच होने का कोई फायदा ही नहीं है राइट तो हम हमेशा स्ट्राइव करते हैं कि बच्चे की जैसे जैसे अंडरस्टैंडिंग आती जाए उसके साथ उसके धीरे धीरे साउंड्स डेवलप हो वर्ड्स डेवलप हो फिर जाके बच्चा सेंटेंसेस पे आए बिकॉज लैंग्वेज का मतलब है कि बच्चा इतना भी समझ रहा है कि अगर हमने बोला ऑन द टेबल बिलो द टेबल टेबल के पास टेबल से दूर ये चीजें जब वो समझ रहा है तभी वो जाके आके कमांड फॉलो कर पाएगा कि जब क्या बोल रहे हो नहीं तो ऐसा लगेगा कि बच्चा हमें मान ही नहीं रहा हमारी बात मान ही नहीं रहा तो बात मानना नहीं होता है वो समझना होता है नेक्स्ट कमिंग टू स्पीच डिले कि स्पीच डिले पे जब हम आते हैं तो एज पर डेफिनेशन वो है कि जब व्हेन अ चाइल्ड इज नॉट एबल टू यूज वर्ड्स एंड अदर फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन आर एज पर द एक्सपेक्टेड एज यानी कि एक बच्चा जो सिर्फ स्पीच डिले का है वो क्या करेगा कि वो बोल कुछ नहीं रहा है लेकिन इशारे से आपको हर चीज बता देगा वो पॉइंट भी कर रहा होगा वो ये बता देगा कि फॉर एग्जाम्पल उसको पार्क जाना है तो वो कैसे सिर्फ आपको धक्का नहीं देगा वो आपको हाथ पकड़ के नहीं लेके जाएगा वो ऐसे ऐसे करके आपको बुलाएगा आपसे आई कॉन्टैक्ट करेगा आपको इशारा देगा कि किसी तरह से वो समझा दे स्लाइड
किसी तरह से वो समझा दे स्विंग, ऐसे ऐसे सारे इशारे करेगा कि आप समझ जाओ कि उसको पार्क जाना है। वो दरवाजे की तरफ भी करेगा, सिर्फ इतना नहीं होगा कि आपको धक्का देके बस दरवाजे से बाहर निकालना उसका पर्पस नहीं होगा। Next, coming to language. So language delay, as per definition, that includes problem with understanding, चाहे रीडिंग में चाहे सुनने में, दोनों ही तरह से बच्चे के पास अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। वो क्या रीड कर रहा है, क्योंकि कुछ बच्चे आते हैं जो बहुत कुछ रीड कर लेते हैं, जो इवन बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स भी लिख देते हैं, बट वो समझ ही नहीं पा रहे होते हैं कि क्या वो पढ़ रहे हैं, क्या वो लिख रहे हैं, या क्या वो सुन रहे हैं। अगेन उनके पास कोई लैंग्वेज इसी वजह से नहीं होती है। सो नाउ कमिंग टू स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन, की लैंग्वेज डेवलप कैसे कैसे होती है, उसके लिए आई वुड लाइक टू इनवाइट रवीना मैम, हु इज अ स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट। बात करेंगे स्टेज ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन के बारे में। न्यू बॉर्न बेबी, न्यू बॉर्न बेबी जो होते हैं वो पहले साउंड को लोकलाइज करना शुरू करते हैं। जैसे बेबी को आवाज़ सुनाई देगी तो वो अपने आई मूवमेंट करेगा। जैसे आवाज़ सुनाई दी तो इस तरीके से आई मूवमेंट करेगा। नेक्स्ट, फिर धीरे धीरे बच्चा जिस साइड से भी बच्चे को आवाज़ सुनाई देगी, जिस भी डायरेक्शन में, वो उसी तरफ अपना हेड टर्न करेगा और देखेगा। फिर उसके बाद धीरे धीरे बच्चा जब 1 to 2 मंथ्स की होता है तो उसके बाद जब हम बच्चे को खिलाते हैं, मतलब खेलते हैं उसके साथ, बातें करते हैं, तो वो हमारी बातों का रिस्पॉन्स करना शुरू कर देगा स्माइल के थ्रू, और चुप हो जाएगा। फिर उससे आगे ये वीडियो ठीक है। Hi, Pia. How are you? Hi. You're finally awake What? after You're finally so long awake hours of sleeping. after so long hours of sleeping? Give me a smile. Huh? Oh, Give me a smile. what a cutie patootie. Oh, what a cutie patootie. Huh? Such a pretty baby. Oh, Give me a such a smile. pretty baby. Huh? Give mama a smile. Give me a smile. Oh, you're talking Give now. mama a smile. Oh, Oh, you're talking now. Oh, so cute you're of talking you. now. That's so cute of you. Okay, talk to mama. Huh? Talk to mama. Okay, talk to mama. What do you want to say to mama? Talk to mama. What do you want to say to What do you mama? want to say to mama? Tell me. Huh? What do you want to say to mama? Tell me. समझ, मतलब देख रहा है हमें, हमारा रिस्पॉन्स कर रहा है, क्वीन के थ्रू क्वीन कर रहा है। 3 मंथ्स का बेबी, 3 मंथ्स का बेबी आई कांटेक्ट करने लगता है। जिस भी डायरेक्शन से उसको आवाज़ सुनाई देती है उसी डायरेक्शन में वो अपना हेड टर्न करता है। फिर नेक्स्ट, वो हमारी जो बातें हैं, हम जब उसके साथ खेलते हैं तो खेलते टाइम बच्चा हमें रिस्पॉन्स देना शुरू कर देता है। जैसे आई कांटेक्ट के साथ, स्माइल के साथ, चुप हो जाता है, हमारी बातें सुनता है, और क्वीन के साथ हमें रिस्पॉन्स करना शुरू कर देता है, लाइक टू टू, इस तरीके से। नेक्स्ट, 6 मंथ का बेबी हमारी स्पीच को इमिटेट करना शुरू कर देता है। जब हम बच्चे से बातें करते हैं तो हमें आई कांटेक्ट के साथ ध्यान से देखता है। फिर उसके बाद आइसोलेट करने की कोशिश करता है हमारी साउंड को। फिर ब, द, ग,
फिर उसके बाद बैबल करना शुरू कर देता है, जैसे बाबा। फिर उसके बाद मोनोसिलेबिक बैबलिंग करने लगता है, बाप, दा, पा, मा। वीडियो बच्चा पोलिसैलिक साउंड को शुरू कर देता है बोलना, जैसे बाबा, मामा, दादा आदि। फिर वो अपने जो साउंड्स हैं उसके उसमें और चीज़ें, न्यू साउंड्स ऐड करना शुरू कर देता है। अपनी जो फैमिलियर चीज़ें हैं उसकी उनको रिकॉग्नाइज करना शुरू कर देता है। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो वन स्टेप कमांड फॉलो शुरू कर देते हैं। Good job. Good opening your mouth. Yeah. Good try. Good try. इस वीडियो में बच्चा पेरेंट अपने मदर को देख के उसको इमिटेट करके एक साउंड को प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहा है गेस्चर्स के साथ। 12 मंथ का बच्चा ऊपर मम्मा पापा वर्ड बोलना शुरू कर देता है। सिंपल डायरेक्शन को फॉलो करना शुरू कर देता है, जैसे हम बुलाते हैं कम हियर, गो देयर, सिट डाउन। नई नई जो साउंड्स होते हैं उनको अटेंटिव करना शुरू कर देता है। फिर अपने जो कॉमन ऑब्जेक्ट होते हैं उनका नाम को, उनके जो नाम होता है उनको याद करना शुरू कर देता है, जैसे बॉल, डॉग, कैट। रिपीट वो अपने पेरेंट्स के जो साउंड्स होते हैं, पेरेंट्स जब उनको बोलते हैं कि चलो चलो कार, तो उनको इमिटेट करने की कोशिश करता है कि कार, चलो, मतलब इमिटेट करने की कोशिश करता है, प्रॉपर नहीं बोल पाता है। स्टार्टल साउंड पे रिस्पॉन्स करना शुरू कर देता है, जैसे अचानक आवाज आई तो ऐसे एकदम चौंक जाते हैं। Oh, is it? See if it's a spider and not the water spout. Right. There's the spider. Came the rain and washed the spider out. Out came the sun and dried up all the rain. And see the spider up the spout again. Yay. Good memory. I'm impressed. Yay! Yay for Maisie. जैसे इस वीडियो में बच्चा पिक्चर देख रहा है तो पिक्चर में जेस्चर है उसको मॉडलिंग के थ्रू बता रहा है कि इसमें स्पाइडर है तो उसको ऐसे जेस्चर के साथ बता रहा है, और इसमें वर्ड बोल रहा है प्रॉपर मम्मा पापा। 18 मंथ का बेबी बेसिक बॉडी पार्ट्स को समझना शुरू कर देता है, जैसे
ईयर, नोज, आई और अंडरस्टैंड, वो अंडरस्टैंड करने लगता है नो और यस का कॉन्सेप्ट को। अगर उसको कुछ चीज़ें चाहिए होती है, जैसे हम पूछेंगे कि यू वांट वाटर, अगर उसको चाहिए होता है तो वो यस बोलेगा, नहीं चाहिए होगा तो वो नो बोलेगा। फिर वो सिंपल फ्रेजेस यूज़ करना शुरू कर देता है, समझना शुरू कर देता है। हम बोलेंगे यू वांट मिल्क, यू वांट जूस, तो वो उस पर रिप्लाई देना शुरू कर देगा। सिंपल नेम वो बोलना शुरू कर देता है अपने फैमिली मेम्बर्स के, अपने जो चॉइस होते हैं उनके, उन सबके सिंपल नाम लेना शुरू कर देता है। Say tummy, tummy, tummy. You say tummy, tummy, tummy. You say tummy, tummy. यस और नो का कॉन्सेप्ट भी है इसमें, और प्रॉपर स्माइल के साथ, आई कॉन्टेक्ट के साथ बोल रहा है। 2 to 3 इयर्स का बेबी 2 वर्ड्स के क्वेश्चंस करने लगता है। वेयर इज पापा, पापा कहाँ है, वेयर इज माय टॉयज, ये फिर उसके बाद वो दूसरे बच्चों के साथ खेलने में इंटरेस्टेड हो जाता है। 3 साल के बच्चे के अराउंड 500 वर्ड्स की वोकैबुलरी आ जाती है। उसके बाद ये एक समरी है जिसमें बच्चा 3 मंथ्स का होता है तो वो क्विंग करना शुरू कर देता है, 6 मंथ का होता है तो वो बैबलिंग करना शुरू कर देता है, 12 मंथ्स का होता है तो 1 ईयर 1 वर्ड, जैसे बच्चे का फर्स्ट ईयर होता है तो वो फर्स्ट वर्ड बोलना शुरू कर देता है। फिर 18 मंथ्स 1.5 साल का बच्चे के पास अराउंड 50 वर्ड्स की वोकैबुलरी आ जाती है। फिर उसके बाद 2 इयर्स 200 वर्ड्स, 2 ईयर डबल सेंचुरी, तो 2 साल के बच्चे के पास अराउंड 200 वर्ड्स की वोकैबुलरी आ जाती है। 3 इयर्स मतलब हैट्रिक, 3 इयर्स के बच्चे के पास मतलब 1000 की वोकैबुलरी हो जाती है। फिर उसी तरह धीरे धीरे बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल्स, सेंटेंसेस धीरे धीरे बढ़ते चले जाते हैं। अभी पीछे हमने बात की थी स्टेज ऑफ लैंग्वेज माइलस्टोन के बारे में। अब हम बात करेंगे साइन ऑफ लैंग्वेज डिले इन चिल्ड्रन। तो 3 मंथ का बेबी अगर स्माइल नहीं करेगा, दूसरों के साथ खेलेगा नहीं, और जो 4 to 7 मंथ का बेबी होता है वो बैबलिंग नहीं कर पाएगा, तो ये साइन होते हैं इसकी लैंग्वेज डिले के। जैसे हम ऑटिज्म के बच्चों में आगे देखने को हमें यही साइन आगे बच्चे में देखने को मिलता है, तो हम ये सब पहले ही अडेप्ट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बच्चे की लैंग्वेज डिले है। 7 to 12 मंथ का बेबी कुछ ही वर्ड्स बोल पाता है, जेस्चर नहीं कर पाता है, बोले नहीं लेकिन कम से कम जेस्चर आना चाहिए। उसके बाद 12 to 18 मंथ्स का बेबी सिर्फ 2-4 ही वर्ड्स बोल पाता है, प्रॉपर वर्ड नहीं बोल पाता है, जबकि 1.5 साल के बच्चे के पास 50 वर्ड्स तक की वोकैबुलरी होनी ज़रूरी होती है। तो 2 इयर्स का बेबी 1 से 2 वर्ड को एक साथ मिला के नहीं बोल पाता है, जबकि 2 साल के बेबी के पास 200 वर्ड्स की वोकैबुलरी होती है। तो ये है पीछे, ये ब्रेस्टिंग सम मिथ्स जो अभी आपको प्रेजेंट करेगी जोनी। Thank you, Lavina ma'am. That was really nice.
तो सबसे पहले मैं पीछे का ही थोड़ा समराइज करना चाहूँगी। लाइक रवीना मैम ने अभी हमें सबको बताया कि कैसे लैंग्वेज जब धीरे धीरे बच्चे के साथ डेवलप होती है तो सिर्फ वर्ड्स मैटर नहीं करते, सिर्फ साउंड मैटर नहीं करती है, और भी बहुत सारे साइड बाय साइड माइलस्टोन्स चल रहे होते हैं जो कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इनफैक्ट जब हम बच्चे के डायग्नोसिस पे जाते हैं तो वही साइंस एंड सिम्टम्स हैं जो कि हम पिक करते हैं। जैसे अक्सर कहा जाता है कि ऑटिज्म का डायग्नोसिस 3 साल से पहले नहीं हो सकता या एटलीस्ट 2.5 साल से पहले तो नहीं हो सकता। यस, हम बच्चे को डायग्नोज नहीं कर सकते हैं ऑटिज्म से, लेकिन हम अर्ली सिम्टम्स आइडेंटिफाई ज़रूर कर सकते हैं। आपने आज उसमें देखा कि अर्ली सिम्टम्स हम एज अर्ली एज 1 महीने के बच्चे में, 3 महीने के बच्चे में भी डायग्नोज कर सकते हैं, पिक कर सकते हैं। हमें लग रहा है कि बच्चा पैदा हुआ है, 1 महीने का है, अभी भी हमारी तरफ देखता नहीं है, हमारी आंख में आंख डाल के देखता है। जब मदर ब्रेस्ट फीड करवा रही है, बच्चा मदर की आईज में नहीं देख रहा है, बस इधर उधर देख के कर रहा है। या हम देख रहे हैं कि बच्चा 6 महीने का हो गया, अभी तक भी बैबलिंग नहीं कर रहा है, इंटरेस्ट नहीं ले रहा है टॉयज में, अपने फैमिलियर लोगों को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है। तो इस तरह के सिम्टम्स है जो बहुत अर्ली पिक कर सकते हैं, और उतनी जल्दी वो चीज़ों पे हम काम करेंगे, उसी टाइम काम कर लिया तो वो चीज़ कभी आएगी ही नहीं, कभी बढ़ेगी ही नहीं। तो इसीलिए बोला जाता है कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन, अर्ली इंटरवेंशन इतना इम्पोर्टेंट है। उसके लिए हमें इस तरह के माइलस्टोन्स, इस तरह के ट्रांजिशन माइलस्टोन्स का पता होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो अब आते हैं हम कुछ मिथ्स पे जो ज़्यादातर लोगों को लगता है कि ऐसी चीज़ें होती हैं। सो जैसे एक मिथ है कि अगर हम बच्चे के साथ बेबी टॉक करेंगे तो बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट ठीक से नहीं हो पाएगी। बट अभी रिसेंट स्टडीज़ ने ये शो किया है कि बल्कि जब हम बच्चे के साथ बेबी टॉक करते हैं तो बच्चे को ना अटैच्ड फील होता है, बच्चे को लगता है ना कुछ मेरे लिए आ रहा है, कुछ स्पेशल है। उसके इन्वायरमेंट में वो नॉर्मल टॉक्स तो वैसे भी सुन रहे हैं, बट जब हम बच्चे से जाके अरे क्या कर रहे हो, इस तरह के बेबी टॉक्स करते हैं तो उसको फील होता है कि अच्छा कुछ मेरे से स्पेशल बात हो रही है, जिसकी वजह से वो अपने वर्ल्ड को उन वर्ड्स के साथ एसोसिएट कर पाता है और उसका वर्ल्ड उसके लिए एक मीनिंग बनने लग जाता है उस वर्ल्ड का। सेकेंड मिथ है कि बॉयज जो है गर्ल्स के कंपैरेटिवली लेट बोलते हैं। सो ये चीज़ कहीं ना कहीं है कि ऐसा होता है कि बॉयज गर्ल्स के कंपैरेटिवली थोड़ा सा लेट या कम वर्ड्स प्रोड्यूस करते हैं, या जो नंबर ऑफ वर्ड्स समझना है वो कम समझते हैं, या सेंटेंस की जो लेंथ है उनकी उनसे कम होती है। लेकिन वो फर्क हल्का फुल्का होता है, वो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता है। और ये वाली भी जो चीज़ें हैं, ऐसा नहीं कि बोलेगा ही लेट। अगर गर्ल एक साल में फर्स्ट वर्ड बोल रही है तो बॉय ज़्यादा से ज़्यादा 13 महीने में फर्स्ट वर्ड बोल देगा, बट ऐसा नहीं है ना कि 2.5 साल तक, 3 साल तक नहीं बोलेगा। नेक्स्ट, सो देन बॉयज में लैंग्वेज डिले की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू गर्ल्स। सो इसमें भी ये फैक्ट कहीं ना कहीं होल्ड करता है, बिकॉज बॉयज में गर्ल्स के कंपेरेटिवली 2:1 या 3:1 तक के रेशियो में ये डिफरेंस होता है कि बॉयज ज़्यादा इम्पैक्टेड होते हैं। बट अगर ऑटिज्म के हिसाब से देखें तो ऑटिज्म भी जनरली बॉयज में ज़्यादा होता है, बॉयज को ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। तो सिर्फ लैंग्वेज डिले ही नहीं है जो बॉयज के साथ हो रही है, ऑटिज्म भी बॉयज के साथ ज़्यादा हो रहा है। तो इसलिए वहाँ पे भी हमें ये आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है, बिकॉज इस चक्कर में जनरली क्या होता है, ग्रैंड पेरेंट्स बोलते हैं अरे लड़के देर से बोलते हैं, अरे लड़के थोड़ा सा उनमें ज़्यादा स्पीच की प्रॉब्लम होती है। बट इन सारी चीज़ों की वजह से हम ऑटिज्म को नज़रअंदाज नहीं कर सकते और हम 4 साल 5 साल तक वेट नहीं कर सकते। देन हम अगर साइंस या पिक्चर्स यूज़ करेंगे तो लोगों को लगता है कि उसकी वजह से बच्चा बोलेगा नहीं, वो पिक्चर्स में ही काम चलाने लग जाएगा। बट ऐसा नहीं है। जब हम पिक्चर्स को यूज़ करते हैं तो बच्चे को विजुअल क्यू मिलता है, उसको समझ में आता है कि उसको क्या समझना है, क्या बोलना है, और बच्चे को कॉम्प्रीहेंशन के उस वर्ड का कॉम्प्रीहेंशन समझ में आता है। बच्चे को बल्कि अपने आप को एक्सप्रेस करने का मौका मिलता है। वो अगर बोल के नहीं कर पा रहा, पिक्चर दिखा के या पिक्चर को पॉइंट करके अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है, तो इससे उसकी फ्रस्ट्रेशन भी कम होती है, तो वो और ज़्यादा बोलने की बल्कि कोशिश करेगा क्योंकि लोग उसको समझ पा रहे हैं। देन एक लास्ट है कि जब भी हम बच्चा अगर लेट बोल रहा है, सिर्फ स्पीच डिले है, तो वो अपने पीयर ग्रुप से धीरे धीरे करके मैच कर ही जाएगा। जैसे लगता है कि ठीक है, आई कॉन्टैक्ट दे रहा है, सारी चीज़ें कर पा रहा है, सिर्फ बोल नहीं रहा है।
तो अगर बच्चे को 2 साल पे बोलना चाहिए, अगर वो जाके 5 साल पे बोल रहा है, तो ऑब्वियसली अपने पीयर्स से वो एकदम से मैच नहीं कर पाएगा। 10 साल का होने पे पूरी तरह से मैच नहीं कर पाएगा। तो उनके पास उन बच्चों में अंदर हाई रिस्क होते हैं कि उनमें रीडिंग डिफिकल्टीज आएगी, उनमें सोशल स्किल्स की प्रॉब्लम्स आएगी, या इवन एकेडमिक सक्सेस में भी प्रॉब्लम आ सकती है। देन एक लास्ट मिथ है कि अगर घर में 2 लैंग्वेजेस बोली जा रही है तो उसकी वजह से बच्चे स्पीच डिले हो जाते हैं। नो, 2 लैंग्वेज बोलने से ऐसा कुछ दिक्कत नहीं होती, बिकॉज बच्चों का ब्रेन जो होता है ना, वो इतना हाईली एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी के साथ होता है कि वो सब कुछ सोकअप कर सकता है। 2 लैंग्वेज यूज करने से बल्कि उसके पास ज़्यादा वोकैबुलरी होती है, वो और ज़्यादा चीज़ें सीख पाता है। सो उसमें इनफैक्ट ये एक स्टडी है जो कहते हैं कि जो लोग बाइलिंगुअल होते हैं, जो 2 लैंग्वेजेस बोलते हैं, उनकी कॉग्निटिव फंक्शनिंग और ज़्यादा हायर होती है, क्योंकि उनका ब्रेन डबल स्पीड से एक तरह से काम कर रहा होता है। देन हम आते हैं रिसेप्टिव और एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डेवलपमेंट क्या क्या होता है, जो कि अगेन मैं इसमें थोड़ा सा आपको ब्रीफ करूंगी, उसके बाद उससे रिलेटेड एक्टिविटीज आपको रवीना मैम बताएंगे। सो नेक्स्ट, कम्युनिकेशन स्किल्स। अब हम आ गए हैं, हमने स्पीच को अब छोड़ दिया है, सिर्फ वॉइस प्रोडक्शन को अब हम छोड़ देते हैं। वॉइस प्रोडक्शन एक एज के साथ है, उसमें आपको बता दिया कि अगर डिले भी होगा तो कैसे कैसे आगे चीज़ें चलेंगी। बट जब हम आते हैं लैंग्वेज डिले पे, यानी कि कम्युनिकेशन स्किल्स पे, तो उसके 2 पार्ट्स हैं। पहला है रिसेप्टिव, दूसरा है एक्सप्रेसिव। रिसेप्टिव यानी कि समझना, एक्सप्रेसिव यानी कि एक्सप्रेस करना, चाहे इशारे से, चाहे बोल के, चाहे आपको किसी भी तरह से और लिख के या कुछ पिक्चर दिखा के, कैसे भी मैं एक्सप्रेस कर रही हूँ, लेकिन मैं एक्सप्रेस कर पा रही हूँ। अभी भी जब मैं आपसे बोल रही हूँ तो मेरे हाथ भी हिल रहे हैं, मेरे फेस के अलग अलग एक्सप्रेशंस भी आ रहे हैं, मेरी बॉडी लैंग्वेज एक अलग है जिसमें कि दिख रहा है कि हाँ मैं इंटरेस्टेड हूँ आपसे बात करने के लिए। ये सारा मेरा एक्सप्रेशन का पार्ट है। देन जब हम दोनों ही चीज़ों की बात करते हैं, चाहे रिसेप्टिव लैंग्वेज चाहे एक्सप्रेसिव लैंग्वेज, दोनों ही बच्चे कैसे सीखते हैं, देख के और इमिटेट करके। अगर घर में मान लीजिए पेरेंट्स बिल्कुल चुप चुप रहते हैं, तो बच्चे क्या देखेंगे, क्या सुनेंगे और क्या इमिटेट करेंगे। अगर हमने बच्चे को टीवी में बिठाया है तो बच्चा वही देखेगा, वही समझेगा, वही इमिटेट करेगा। बट अगर शुरू से, पहले मंथ से हम बच्चे से बात करना शुरू करते हैं, हम बच्चे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो बच्चा वही देखेगा, वही सुनेगा, वही इमिटेट करेगा। एंड दोनों ही स्टेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। और पीछे, और जब भी बच्चा, छोटा सा जब बच्चा रोता भी है या कोई आवाज़ भी निकालता है, हमें एज अ पेरेंट उस पर रिस्पॉन्ड करना चाहिए। इवन ये छोटे बच्चे की बात नहीं है, जब बच्चा बड़ा भी हो जाता है, बच्चे 10 साल के भी हो जाते हैं, तब भी अगर वो हमसे बात कर रहे हैं तो हमें रिस्पॉन्ड करना चाहिए, सिर्फ लैंग्वेज वाइज नहीं, साइकोलॉजिकली भी, उनके अकेडमिक्स के लिए भी। बिकॉज अगर मान लीजिए एक 10 साल का बच्चा है जिसकी सारी लैंग्वेज स्किल्स डेवलप हो गई है, तब वो हमसे बात कर रहा है और हम उसको ज़्यादातर जवाब ना दें या रिस्पॉन्ड ना करें, धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस डाउन होता जाएगा। वो कॉन्फिडेंस डाउन होने से उसका, जब भी वो पढ़ने बैठेगा, कोई डाउट होगा, वो सोचेगा मुझे कोई बताएगा तो है नहीं, कोई ध्यान तो देगा नहीं, वो पूछना बंद कर देगा, और करते करते उसका एकेडमिक्स लो होता ही जाएगा। Then receptive language, as we have already talked about, कि understanding, कि क्या कोई भी चीज़ जब हम देख रहे हैं वो क्या है, उसका साइज क्या है, शेप क्या है, कलर क्या है, इससे क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल एक एप्पल है, बच्चा पिक्चर में देख के एप्पल बोल सकता है, लेकिन एप्पल फ्रूट है, एप्पल रेड कलर का है, एप्पल राउंड है, एप्पल टेस्ट में मीठा है, ये है उसकी रिसेप्टिव लैंग्वेज। बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है स्पीच थेरेपी? एज अ स्पीच थेरेपिस्ट हम क्या सीधा बस बिठाएंगे, बुलवाने लग जाएंगे और बच्चा बोलने लग जाएगा? कभी नहीं होगा। सो देयर आर सम बिल्डिंग ब्लॉक्स जिसमें स्पीच थेरेपिस्ट काम करते हैं। हाँ जी, नहीं, उससे पहले आप देखो क्या क्या होना चाहिए। नाउन्स तो बहुत बाद की चीज है। So building blocks includes attention and concentration, pre-language skills, play skills, social skills. अब ये सारी स्किल्स क्या एक स्पीच थेरेपिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है?
नहीं, ये सारी एक्टिविटीज, ये सारी स्किल्स एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक पेरेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्कूल की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बच्चा जिनके साथ भी पूरा दिन जाके कनेक्ट हो रहा है, चाहे वो पार्क है, चाहे वो एक शॉप पे जाना है, या किसी भी इंसान से मिल रहा है, वहाँ पे ये चारों चीज़ों पे वर्क होना चाहिए, तब जाके स्पीच पे वर्क हो सकता है। सो जैसे अटेंशन एंड कंसंट्रेशन है, एक एक्टिविटी है। सिंपल एक छोटी सी एक्टिविटी है। बच्चे भी वो पानी के अंदर वो कुछ हमने वो डाल रखे हैं रबर बैंड, बच्चे एक स्टिक से टूथपिक से उसको साइड में करने अलग अलग कलर के हिसाब से। ये इसमें क्या हो रहा है, अटेंशन दे रहे हैं कि किसको पिक करना है, फिर अटेंशन दे रहे हैं कि कौन सा कलर मुझे पिक करना है, अटेंशन दे रहे हैं कि कॉम्पिटिटिव स्पिरिट कि दूसरे से मैं ज़्यादा पिक करूँ, जल्दी पिक करूँ। इस तरह की एक्टिविटीज़ हम घर पे जितनी ज़्यादा करवाएंगे बच्चा उतना ज़्यादा और अटेंटिव होता जाएगा। नेक्स्ट, प्री लैंग्वेज स्किल्स। क्या क्या होती है प्री लैंग्वेज स्किल्स, एक बार वीडियो देख लेते हैं। प्री लैंग्वेज स्किल्स के कुछ स्टेप्स होते हैं जिसको हमें अचीव करना होता है फॉर द लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड अ मीनिंगफुल स्पीच। ओके, सो सबसे पहले हम बात करेंगे आई कॉन्टैक्ट के बारे में। जब हम किसी से आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं तो हम उसके फेशियल एक्सप्रेशंस को रीड कर पाते हैं और हम कम्युनिकेशन को इनिशिएट कर पाते हैं और समझ पाते हैं। बिकॉज अगर हम आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर रहे हैं, सो ये एक स्किल है जो आपको अचीव करना पड़ेगा अगर आपको एक लैंग्वेज डेवलपमेंट फ्यूचर के लिए चाहिए। सेकेंड होता है कॉम्प्रीहेंशन एंड अंडरस्टैंडिंग। अगर आप चाहते हैं कि बच्चा आपके साथ मीनिंगफुल कन्वर्सेशन करे, सो ही हैज टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट यू आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट टू हिम। तीसरा, जॉइंट अटेंशन। जॉइंट अटेंशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फोर्थ होता है इमिटेशन। आप जो कर रहे हो बच्चा उसको रिपीट करे। फिफ्थ पॉइंट ये होगा सोशल स्माइल। अगर बच्चा आपके फेशियल फीचर्स को समझ ही नहीं पा रहा कि आप किस लिए स्माइल कर रहे हैं, आपका क्या रीजन है स्माइलिंग के बिहाइंड, सोशल स्माइल लैकिंग है, तो तभी भी मीनिंगफुल कम्युनिकेशन इनिशिएट नहीं हो पाएगी। मतलब जैसे आपने देखा होगा कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी में हम सबसे पहले बच्चे की इन्हीं चीज़ों पे काम करते हैं, मेरी तरफ देखो, ताकि हम जितनी भी, और ऐसा नहीं है कि बच्चे को हमने बस बोला और डायरेक्ट बच्चे ने देखना शुरू कर दिया। कुछ एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं सो दैट उसका आई कॉन्टैक्ट इम्प्रूव हो। उसके बाद जॉइंट अटेंशन, कि हम बोल रहे हैं ये देखो तो बच्चा ये देख रहा है, हम बोल रहे हैं वो देखो तो बच्चा वो देख रहा है। ये चीज़ें, ये सारी स्किल्स आते आते बच्चे के अंदर स्पीच के लिए फाउंडेशन ले होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट, प्ले स्किल्स। बच्चे का खेलना, जब जितना खुश होके, जितना इन्वॉल्व होके बच्चा खेलेगा, उतना वो इंटरेस्टेड होगा, उतना वो और बोलना चाहेगा। नेक्स्ट आता है सोशल स्किल्स। जहाँ पे भी जा रहे हैं हम वहाँ पे दूसरों से कनेक्ट कर पाए। जब बच्चा कनेक्ट करेगा तो ऑब्वियसली फिर से बोलने का उसमें इंटरेस्ट जगेगा। तो जैसे पार्क लेके जा रहे हैं, इसमें हम एक सिचुएशन दिखाएंगे कि जहाँ पे एक बच्चा पार्क जा रहा है तो कैसे वो अप्रोच करे। ये एक ऐसी वीडियो जिसमें जो स्टेप बाय स्टेप है कि आप अपने बच्चे को भी एक एक स्टेप करके उस तरह से सिखा सकते हैं कि कैसे जाना है, अप्रोच करना है। उसमें वर्ड्स यूज किए गए हैं, बट अगर बच्चा वर्ड्स यूज नहीं भी कर रहा बट इस तरह से अप्रोच कर रहा है तो धीरे धीरे वर्ड्स भी यूज करने लग जाएगा। तो ये सोशल स्किल्स इम्पोर्टेंटली बच्चे को सिखानी है। How to ask a friend to play. Hi everyone, it's Maya. How are you? Today we're gonna learn how to ask a friend to play. Today I'm in the park and I wanna play with Sarah in the sand. Step number 1. Walk toward the group or person you want to play with. Step number 2. To gain their attention, use the name or gently tap on their shoulder. Step 3. Make eye contact and say, "Can I play with you?" Step 4.
The other person will say either yes or no. Step 5. You then say thank you or okay and find someone else to play with. If they say yes, go ahead and play with them. If they say no, it's okay, you can go and ask someone else to play with you. Or you could just go and play by yourself. Bye. अब आते हैं कि हम रिसेप्टिव लैंग्वेज स्किल्स को कैसे इम्प्रूव करते हैं. दिस इज एक्टिविटी बेस्ड. तो उसके लिए रवीना मैम. बच्चे को लैंग्वेज स्किल्स सिखाने के लिए सबसे पहले उसको आई कॉन्टैक्ट होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है. उसके बाद मिनिमल इंस्ट्रक्शंस देते हैं, सिंपल लैंग्वेज में बातें करते हैं, रिपीट के लिए उसको टास्क देते हैं, फर्स्ट एंड देन का कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, शो कराते हैं. तो आई कॉन्टैक्ट के लिए हम क्या कर सकते हैं? आई कॉन्टैक्ट के लिए हम बच्चे के साथ खेल सकते हैं, बबल्स के साथ बच्चे को थ्रेडिंग बीट्स करा सकते हैं, क्लैपिंग करा सकते हैं, पिकाबू गेम खेल सकते हैं. मिनिमल इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं बच्चे को 2 से 3 वर्ड्स के, जैसे गिव मी, टेक इट, कम एंड फिक्स इट. नेक्स्ट, फिर उसके बाद सिंपल लैंग्वेज यूज कर सकते हैं बच्चे को. जैसे किसी भी चीज़ ऑब्जेक्ट को हम उसको दिखाएंगे कि व्हाट इज दिस, वेयर आर, इट्स टाइम टू बाथ. अगर हमें खेलना है तो हम थ्रो द बॉल, ये सब चीज़ें करेंगे with gestures. रिपीट, फिर हम उसको रिपीट का कॉन्सेप्ट समझाएंगे कि जैसे टैग बोर्ड्स हो गए, पजल्स गेम्स हो गए, पिक्चर कार्ड्स हो गए, ऑब्जेक्ट शॉटिंग हो गया. तो हम उसको बच्चे को रिपीट कराएंगे ताकि जो एक्टिविटीज हमने पहले कराई है और जो हम करा रहे हैं उसको माइंड में वो रहे. फर्स्ट एंड देन का कॉन्सेप्ट समझाते हैं. जैसे बच्चा इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, हम बच्चे को स्टोरी रीड कराना चाहते हैं लेकिन वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, तो हम उसको बताएंगे कि आप पहले हम स्टोरी रीड करेंगे, उसके बाद हम खेलेंगे, तो जिससे बच्चा इंटरेस्टेड होगा. फिर कुछ और एक्टिविटीज हम उसमें ऐड कर सकते हैं, विजुअल एड्स, प्ले, रीड, डिस्क्राइब. विजुअल एड्स में हम बच्चे को अपने सामने बैठा के उसको चॉइस देंगे, यू वांट क्रेयॉन्स या यू वांट मार्कर. तो बच्चा बोलेगा कि आई वांट मार्कर. तो हम उसको अपने फेस के सामने थोड़े स्ट्रेस के साथ बोलेंगे, यू वांट मार्कर. प्ले, बच्चा प्ले करेगा तो प्ले में हमें उसको जो भी वो चीज़ें कर रहा है उसमें बढ़ा चढ़ा के उसको बताना है. जैसे बच्चा रिंग फिक्स कर रहा है तो रिंग फिक्स में हम बोलेंगे, ओ आप रिंग फिक्स कर रहे हो, ओ ये तो गिर गया, चलो कोई बात नहीं. हम उसको फिर से स्टार्ट करेंगे, देखो हो गया, ये क्लैपिंग. इस तरीके से रीडिंग बुक्स, हम बच्चे को बुक रीड कराएंगे और उसमें क्वेश्चंस पूछेंगे बच्चे से. जैसे उसने हमने पूछा कि व्हाट इज दिस, तो उसने पॉइंट किया कि कैट. तो हम उसके कैट के बारे में बताएंगे कि कैट हैज 4 legs, कैट प्ले टू बॉल, कैट इज वॉकिंग. इस तरीके से डिस्क्राइब, हमें बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा डिस्क्राइब करेंगे. जैसे हमने कोई एक ऑब्जेक्ट लिया, फॉर एग्जांपल हमने ऑरेंज ले लिया, तो हम बोलेंगे कि वो दिस इज ऑरेंज. अब हम इसको पील करेंगे कैसे करना है, फिर इसको हम डिवाइड करेंगे, फिर हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि ये 2 पीसेज आपके, 2 पीसेज मेरे, 2 पीसेज ब्रदर या सिस्टर के. What some activities improve receptive language? और हम क्या क्या एक्टिविटीज करा सकते हैं बच्चे को? प्ले हो गया, बुक्स हो गई, नेम ऑफ आइटम्स हो गए, मॉडल न्यू वर्ड्स हो गए,
गेम स्किल्स लाइक 7 हो गया, ऑब्स्टेकल कोर्स हो गया। व्हाट इज एक्सप्रेसिव लैंग्वेज? एक्सप्रेसिव लैंग्वेज में बच्चा एक्सप्रेसिव लैंग्वेज होता है जिसमें बच्चा अपने नीड्स को, अपने थॉट्स को, अपने कम्युनिकेशन के थ्रू अपने नीड्स को एक्सप्रेस करता है। हम एक्सप्रेसिव लैंग्वेज को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके लिए हम एक्टिविटीज कराएंगे। प्ले हो गया, प्ले हो गया, टॉक टू अ चाइल्ड, कैंसल बैकग्राउंड वॉइस हो गया, फेस टू फेस कन्वर्सेशन हो गया, एक्सपेंड लैंग्वेज हो गया, मॉडलिंग, प्ले। लैंग्वेज को डेवलप करने के लिए बच्चे का प्ले करना बहुत ज़रूरी होता है, तो हमें बच्चे के साथ प्ले कराते रहना चाहिए जिससे उसका इंटरेस्ट बढ़े। टॉक टू योर चाइल्ड, हमें बच्चे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा बातें करनी चाहिए जिससे उसका कंसंट्रेशन, वो सुने, समझे, फिर उसके बाद एक्सप्रेस करें। कैंसिल बैकग्राउंड, जब भी हम बच्चे को अपने सामने बैठा के उससे बातें करते हैं तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि बैकग्राउंड में कोई टीवी तो नहीं चल रहा है, म्यूजिक तो नहीं चल रहा है, आपस में कोई बातें तो नहीं कर रहा है जिससे बच्चा डिस्ट्रैक्ट होता है। तो हमें उस वॉल्यूम को कैंसिल नहीं करना है, कम करना है, जिससे बच्चा जो बैकग्राउंड की जो वॉइस है उसके साथ साथ जो हम बच्चे को बता रहे हैं उसमें वो अटेंशन दे। फेस टू फेस कन्वर्सेशन, बच्चे को समझाने के लिए, अपने साथ एक्टिविटीज कराने के लिए उसको फेस टू फेस बातें करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम बच्चे के साथ फेस टू फेस कन्वर्सेशन नहीं करेंगे तो बच्चे का इंटरेस्ट नहीं आएगा। जब तक वो आई कांटेक्ट नहीं देगा, हम बच्चे के साथ बैठ के आई कांटेक्ट नहीं करेंगे, वो फेस टू फेस कन्वर्सेशन में उसको जो इमोशनल और कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट है वो फोस्टर होता जाएगा। एक्सपेंड लैंग्वेज के 4 वेज होते हैं। फर्स्ट है सेल्फ टॉक, हम बच्चे को अपने सामने बैठाएंगे लेकिन हम उससे कोई बात नहीं करेंगे, सिर्फ अपने आप में ही बात करेंगे। जैसे हमने कोई कार ले लिया तो हम खुद से ही बातें करते हुए, ओ दिस इज कार, कार कैसे चलती है, रूम रूम पी पी, जिससे बच्चा हमें इमिटेट करेगा। फिर सेकंड आ गया पैरेलल टॉक, इसमें हम बच्चे को भी कार देंगे, खुद भी कार लेंगे, लेकिन फिर भी उसमें हम बच्चे से कोई बात नहीं करेंगे, अपने आप में ही बात करेंगे। जैसे गाड़ी कैसे चलती है, पी पी, तो हमें इमिटेट करने की कोशिश करेगा। एक्सपेंशन, इसमें भी हम कोई भी बच्चे को एक ऑब्जेक्ट दिखाएंगे, उसके बारे में पूछेंगे, उसको बढ़ा चढ़ा के बताएंगे। जैसे दिस इज मैंगो, मैंगो कैसा है, मैंगो येलो कलर का है, इसको हम ये खाने में इसका टेस्ट कैसा है, मीठा है, खट्टा है। तो ओपन एंडेड कम्युनिकेशन, उसमें हम बच्चे को बताते हैं, ऑप्शंस देते हैं कि आज हम क्या करेंगे, आज हमें पार्क जाना चाहिए, आज हम मार्केट जाएंगे। अब हम फॉर एग्जांपल हम पार्क चले गए हैं बच्चे को लेकर, तो हम पूछेंगे बच्चे से कि हम कहाँ आ गए, हम पार्क में हैं, अब हम कौन सा गेम खेलेंगे। मॉडलिंग भी बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी होता है। बच्चे को सिखाने के लिए हमें भी खुद उनको मॉडल करके दिखाना होता है। जैसे हमने कोई भी टॉय ले लिया है, ओ दिस इज बॉल, दिस इज कैट, दिस इज डॉग। इसमें मैं एक एग्जांपल दूंगी। जैसे बच्चे के साथ जब हम बात करते हैं, हम हमारे ओके जैसे जब हम बच्चे के साथ बात करते हैं या बच्चा कोई चीज़ मांग रहा होता है तो हम सीधा दे देते हैं उसको, है ना। हमने बस उसने मांगा कि मुझे बॉटल चाहिए तो बस मैंने बॉटल उठाई दे दी। बट हम मॉडल जब तक नहीं करेंगे कि यस ले लो बॉटल, तो बच्चा भी कैसे बोलना सीखेगा यस, या बच्चा कैसे बोलना सीखेगा ले लो बॉटल। तो इसलिए हर चीज़ मॉडल करनी है। खुद ये मत सोचो कि मुझे तो बोलना आता ही है तो मुझे क्या ज़रूरत है। अब हम एक्सप्रेसिव लैंग्वेज को और इम्प्रूव करने के लिए हम क्या क्या एक्टिविटीज और करा सकते हैं। नेम आइटम टुगेदर, लुक एट बुक्स टुगेदर, आस्क क्वेश्चंस अबाउट द स्टोरी, sing song, read stories to help model correct language, write letter to friend, use picture, drawing
photos to make a story. How to create language enriching environment at home. अब हम बच्चे को हम किस तरीके से घर पे भी पॉइंटिंग जेस्चर्स के साथ इमिटेशन करना कैसे सिखा सकते हैं. पॉइंट करना, किसी भी ऑब्जेक्ट को लेंगे हम उसको पॉइंट करना सिखाएंगे, फिर क्लैपिंग करना सिखाएंगे, फिर उसके बाद कोई आता है हेलो हाय करना सिखाएंगे, फिर उसके बाद कुछ भी हमने जैसे हम सोते हैं तो सोते हुए आह करते हैं, शाह करते हैं, तो वो करना सिखाएंगे. हम उससे पूछेंगे वेयर इज, कुछ भी चीज़ अगर उनका टॉय हो गया तो हम पूछेंगे कि वेयर योर डॉग कैट. उसके बाद रीचिंग अप, उसको हम इशारे से बताएंगे कि वो रहा, वो जाएगा, उसको लेके आएगा. पॉइंटिंग, बच्चे को डिजाइर्ड ऑब्जेक्ट्स और बुक में पिक्चर्स को पॉइंट करना सिखाएं. सेकंड, क्लैप, ये करते हुए क्लैप करना बच्चे को सिखाएं. डिजायर्ड ऑब्जेक्ट्स और बुक में पिक्चर्स को पॉइंट करना सिखाएं. सिर्फ लोगों को नहीं, क्लैप, ये करते हुए क्लैप करना सिखाइए. नेक्स्ट इज हाय बाय हाई फाइव. सिर्फ लोगों को नहीं बल्कि टॉयज, एनिमल्स, ऑब्जेक्ट्स को भी. बच्चे को इशारे से सिखाइए कि बच्चे को इशारे से सिखाइए कि कोई भी चीज़ ढूंढने के लिए, मांगने के लिए वो आपसे हाथ के इशारे से पूछे कि वो चीज़ कहाँ है. ये बाय बाय. चुप कराना सिखाइए. सुलाते हुए या किसी भी और को सुलाते हुए या किसी भी और भी जेस्चर सिखाएं. रीच अप, बच्चे को गोदी में आने के लिए भी जेस्चर सिखाएं. जेस्चर्स के साथ बच्चे को साउंड, जेस्चर के साथ बच्चे को साउंड कैसे प्रोड्यूस करना है वो सिखाएंगे. बच्चे को टच करेंगे, कॉफी हो गई तो उसको टच करके बताएंगे हॉट, फिर उसको ब्लो करेंगे, उससे फिर कॉल्ड, उसको प्रेजेंट करेंगे व्हाट्स कॉल्ड. फिर उसके बाद हाय हेलो के लिए बच्चा हैंड में करता है, उसके साथ ब्लोइंग किसे किसे कराएंगे. उसके बाद ओ नो, कुछ भी चीज़ हो जाती है तो उसमें बोलेंगे ओ नो. फिर उसके बाद अगर चोट लग जाती है तो उसको टच कराएंगे तो बोलेंगे आउच. फिर कुछ भी बच्चे को खिलाएंगे तो खिलाते हुए बोलेंगे कि यम यमी. हॉट कैसा? हॉट कैसा? ये कोल्ड है. बोलो कोल्ड है. हॉट. बोलो हॉट. वो हॉट है. वाटर कैसा है? ओके, हॉट. कोल्ड वेरी टच करो. ओके. कोल्ड वाटर को टच करो. हो कैसा वाटर है? हो कैसा वाटर है? ये कैसा है? कोल्ड. ये कैसा है? कोल्ड. और ये टच करो. टच करो. डिप करो. हाँ. कैसा है? हॉट. और ये ओके. ओके. ये कैसा है? ये कैसा है? कोल्ड. Sound are easier to imitate than words. So easy होता है वर्ड से. तो जैसे हमने बच्चों को दिखाया ड्रम, तो हम बच्चों को बोलेंगे बूम बूम, तो बच्चा भी हमारे साथ इमिटेट करेगा बूम बूम. स्लाइड पे चढ़ के उसको स्लाइड नीचे आएगा तो उसमें करेगा हो. फिर क्लैप करेगा ये. फिर उसके बाद कार को हम बताएंगे कि ब्रूम ब्रूम, तो बच्चा भी करेगा. फिर उसके साथ हम बच्चे को खाना खिलाएंगे तो हम भी बोलेंगे कि वाओ यमी टेस्टी, तो बच्चा भी बोलेगा साथ में. फिर उसके बाद हाउ गेट योर टॉडलर टू इमिटेट वर्ड्स और साउंड. हम वर्ड्स को और साउंड को कैसे बच्चे को सिखा सकते हैं. जैसे हमने कार ले लिया तो व्हाट इज दिस, कार. कार कैसे चलती है, उसको मॉडल करके दिखाएंगे इट्स ए कार. फिर उसके बाद हम बॉल लेंगे, उसको बताएंगे कि ये क्या है, तो वो बोलेगा, हम उसको बोल के बताएंगे बॉल, तो हियर इज बॉल. फिर उसके बाद हम काऊ का फोटो दिखाएंगे तो उसको काऊ बताएंगे कि काऊ कैसे करती है मो. फिर उसके बाद वाटर लेंगे, टेल मी, उसमें बताएंगे कि हम मतलब आपको वोट चाहिए या नहीं. तो उसके बाद ओपन करने का कॉन्सेप्ट बताएंगे कि ओपन ऐसे होगा, ओपन करेंगे. फिर उसके बाद ब्लो करेंगे, ब्लोइंग में
ब्लो करते टाइम हम क्या करेंगे, पॉप करेंगे। है कार। कार कैसे चलती है पार्थ? ब्रूम। ओपन। क्या कर रहा है पार्थ? ओपन। ओपन ऐसे करो पार्थ। ओपन। क्या कर रहा है पार्थ? ओपन करो। ओपन। यस करो। हेल्प करो। ये ओपन। पर पॉप 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 पॉप। पर क्या कर रहा है? पॉप। क्या कर रहा है पार्थ? क्या कर रहा है पार्थ? वेरी गुड। वेरी गुड। क्या कर रहा है पार्थ? पॉप। क्या कर रहा है पार्थ? पॉप पॉप पॉप। पार्थ काऊ का काऊ। पार्थ काऊ का काऊ। काऊ कहाँ है? कहाँ है काऊ? देखो पिक करो काऊ। पिक करो काऊ को पार्थ। यस काऊ से पार्थ काऊ से ट्रेन लेंगे, ट्रेन को मॉडल करेंगे कि ट्रेन कैसे चलती है, छुप छुप छुप। फिर उसके बाद ऑक्टोपस है यहाँ पे, हम कुछ और भी ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, उसके बारे में बताएंगे कि व्हाट इज द कलर, मॉडल करके बताएंगे। फिर उसके बाद डक आ गई, तो हम इनकी जगह और भी ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। जैसे डक कैसे करती है, क्वैक क्वैक। आप क्या कर रहे हो कप के साथ, वो बोलेगा आप ऑन टॉप। फ्लावर से कैसी स्मेल आती है, हम स्मेल करके बताएंगे, स्मेल गुड। फिर उसके बाद रिंग्स करेंगे, रिंग्स फिक्स करेंगे, यू मोर रिंग्स। फिर उसके बाद डू यू नो साउंड ऑल्सो काउंट एज वर्ड। साउंड भी वर्ड्स में काउंट होते हैं। जैसे हमने जैसे एनिमल्स हो गए, तो एनिमल्स कैसे करते हैं, जैसे कैट हो गई, कैट म्याऊ। डॉग हो गया भौ भौ। तो और व्हीकल्स हो गए, व्हीकल्स बिप बिप। और स्लाइड हो गई, स्लाइड से हम जब नीचे आते हैं तो ये वो करते हैं। मेल टाइम जब हम बच्चे को खाना खिलाते हैं तो उसमें यम यमी बोलते हैं। हर्ट होता है तो उसमें बोलते हैं आउच। और जब कुछ अचानक से गिर जाता है और टूट जाता है तो हम बोलते हैं ओह नो। तो ये सब भी वर्ड्स में काउंट होते हैं। Yes, it's a new plane. Bye bye aeroplane. कैसे करते प्लेन? एरोप्लेन। बाय बाय। हाइटेन दे दो, हाइटेन। Cat. What is this? Cat. बेसिकली अगर हम बात करें एज अ पेरेंट या एज अ थेरेपिस्ट, यानी कि हमें कोई अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़नी है, बस हर चीज़ में बोलना है। एक चैटर बॉक्स बनना है, कोई साउंड मत छोड़ो, कोई वर्ड मत छोड़ो, कोई डिटेल मत छोड़ो बच्चे के साथ। आप बच्चे को नहला रहे हो तो भी बोलो, पानी आया शू, टैप चली रू, कुछ भी बोलना है, लेकिन साउंड्स निकालनी है, वर्ड्स बोलने हैं। बच्चा जितना सुनेगा और आप जितना मस्ती से उन चीज़ों को बोलोगे, उतना बच्चा और जल्दी अडेप्ट करेगा, क्योंकि उसको लगेगा कि बोलना कुछ मज़ेदार है। लेकिन अगर आप बिठा के सिर्फ ऐसे करके बुलवाने की कोशिश करेंगे घर पे, तो कभी बच्चा नहीं करेगा।
थेरेपिस्ट के साथ बच्चे फिर भी कर लेते हैं, बिकॉज बीइंग अ थेरेपिस्ट पहली चीज की हम एक लिमिटेड टाइम के लिए बच्चे से इंटरेक्ट कर रहे हैं। दूसरी बात, थेरेपिस्ट के पास स्ट्रेटजीज है उन चीज़ों को सिखाने के लिए। तीसरी चीज, थेरेपिस्ट के साथ बच्चे की एक रेपो बनी हुई है कि हाँ वो ये चीज़ मुझे करनी है, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट थेरेपिस्ट को उसकी वोकेबलरी और बाकी स्किल्स को इम्प्रूव करना है, तो हमें बिठा के भी बुलवाना पड़ता है। बट घर पे हमें सिर्फ रूटीन में वो सारी चीज़ें यूज़ करनी है, इधर से भी उधर से भी, ताकि बच्चे को आपके साथ बात करने में मज़ा आए। तो जितना उसको मज़ा आएगा उसके बिहेवियर्स भी कम हो जाएंगे, वो बोलेगा भी ज़्यादा। तो टू समराइज, आज हमने पढ़ा स्पीच डिले क्या है, लैंग्वेज डेवलपमेंट क्या है, कैसे कैसे माइलस्टोन्स होते हैं, रिसेप्टिव और एक्सप्रेसिव लैंग्वेज क्या है, और क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं इन दोनों तरह की लैंग्वेजेस को इम्प्रूव करने के लिए। कमिंग टू द नेक्स्ट सेशन जो हम नेक्स्ट करने वाले हैं, वो है बिहेवियर और लाइफ स्किल्स। क्योंकि जब एक बार स्पीच आ जाती है, जब बाकी चीज़ें डेवलप हो जाती हैं, तब आता है मेन चीज़ की बिहेवियर। उस पर क्या करें, लाइफ स्किल्स बच्चे की कैसे इम्प्रूव करें ताकि वो आगे तक की भी लाइफ जो है अपनी सोशल लाइफ अच्छे से लीड कर सके। सो स्पेशल नीड्स को पहले तो समझना, फिर लाइफ स्किल्स की इंपॉर्टेंस क्या है, कौन सी लाइफ स्किल्स है जिसपे हमें फोकस करना है, बिकॉज सारी आप नहीं सिखा सकते हो। देन पॉजिटिव बिहेवियर्स कैसे एंकरेज करना है, कौन से होते हैं, और स्ट्रेटजीज क्या है, लाइफ स्किल्स आप सिखाओगे कैसे, उस सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। एंड नेक्स्ट सैटरडे को है वो। थैंक यू एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड क्लैपिंग फॉर लवीना मैम। तो इस सेशन से एक और इंसाइट मिलती है कि बीइंग अ थेरेपिस्ट हम कितनी चीज़ों पे काम करते हैं। लाइक अगर वैसे देखें कि हम कितनी कितनी चीज़ों पे काम करते हैं और कितना सब कुछ सोच के चलते हैं। देखने में लगता है कि आप बस बच्चे को 40 मिनट बिठा के बुलवा ही तो रहे हैं। सो कुडोज टू आवर स्पीच थेरेपिस्ट। No questions as such. The meeting has ended. Any questions? Okay. Any questions? Thank you everybody. We are ending the meeting. Okay. मैं यहाँ पे बोल ही रही हूँ।